हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स हाउस बाय मुश्ताक सर। अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर चल रहा था बेटा, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली थी। अब अपन आगे बढ़ाते कहानी को। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा। क्या कहता है ओम्स लॉ कि हमारे पास कोई कंडक्टर है, सपोज ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर की लेंथ है एल, एरिया है ए। हमने इस कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट किया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V, और ये स्विच ऑन किया तो यहाँ पे चलेगा करंट I ऐसे, ठीक है। तो ओम्स लॉ ये कहता है कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें और बाकी अदर फिजिकल कंडीशंस को भी कांस्टेंट रहने दें, जैसे स्ट्रेस, स्ट्रेन, प्रेशर वगैरह सब कुछ कांस्टेंट अगर रहने दें अपन, तो जो करंट पास हो रहा है इस कंडक्टर से, वो करंट किसके प्रोपोर्शनल है? वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। यानी ये जो करंट पास हो रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो आप जितने वोल्ट की बैटरी लगाओगे उतना ज़्यादा यहाँ से करंट पास करेगा, ठीक है। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, और बुक्स में लिखा हुआ है V प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, एक ही बात है। अब यहाँ से हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पर एक इक्वल्स टू आएगा और एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराएंगे हम आर आई। तो ओम्स लॉ सबको पता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, जिस पे I करंट, V पोटेंशियल डिफरेंस और R जो है बेटा वो है रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। ये आपको रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, वही 10th वाली बात। अब हमें थोड़ा सा इसका प्रूफ भी जानना पड़ेगा, तो एक तो ये स्टेटमेंट आप अच्छे से याद रखिएगा। अब इसका प्रूफ देखते हैं अपन बेटा। देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में या उससे पहले हमने करंट का एक रिलेशन पढ़ा था। I इज इक्वल टू क्या होता है, प्रूफ देख रहे हैं अपन इसका, ठीक है। I इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एन ई ए वी डी, ठीक है, जिस पे वी डी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप याद करो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी एक एक्सप्रेशन था, मैग्नीट्यूड लेते हैं केवल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है ई टाउ बाय एम। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। यहाँ से हम क्या करते हैं, वी डी की वैल्यू को सेकंड से कहाँ पुट कर देते हैं, फर्स्ट में। तो करंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एन ई ए, और वी डी की जगह मैंने लिख दिया ई टो बाय एम। ओके, यहाँ तक समझ में आई बात। अब इलेक्ट्रोस्टैट पे आपने पढ़ा होगा, अगर यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस V है और E इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई वी और L, ये जो लेंथ है या डिस्टेंस जो है, इसके बीच में एक रिलेशन होता है, E इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, V बाय एल। पढ़ा होगा आपने, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी एल, ठीक है। तो माइनस साइन तो केवल डायरेक्शन के बारे में बताता है, बट मैग्नीट्यूड देखें तो V बाय एल के बराबर आपको E होता है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इस E की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, V बाय एल। तो I इज इक्वल टू एन ई ए ई, और इस कैपिटल E की जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी जगह पे लिख रहा हूँ V बाय एल, फिर ये टॉ और ये M नीचे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, V को यहीं रहने देते हैं, I को इस साइड लेके आएंगे अपन V के नीचे, और बाकी ये सब जो भी चीज़ें हैं उसको अपन लेफ़्ट साइड ले जाएंगे। तो एम एल को अपन इधर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा एम एल अपॉन ई इंटू ई स्क्वायर बन जाएगा। तो एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये पूरा टर्म कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसको डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, एन ई स्क्वायर ए टाउ इज इक्वल टू क्या बना, V अपॉन आई, ठीक है। अब V अपॉन आई इज इक्वल टू समथिंग, अपने पास एक रिलेशन आया है। देखते हैं इसमें ये चीज़ें क्या है। M है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कांस्टेंट है। L है लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई, ये कम ज़्यादा हो सकती है। N है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये हर मटेरियल के लिए अलग होता है, गोल्ड का अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा, कॉपर का अलग होगा। E स्क्वायर, E तो है 1.6 × 10⁻⁹,
तो एक नंबर है उसका स्क्वायर मतलब ये भी कांस्टेंट है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला एरिया, ठीक है, ये भी वेरी कर सकता है। और टो है रिलैक्सेशन टाइम, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूं, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूं और मटेरियल को फिक्स कर दूं, तो टेम्परेचर कांस्टेंट करने से टो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और मटेरियल फिक्स कर दिया तो एन भी क्या हो गया, कांस्टेंट। लंबाई भी अपन इसकी फिक्स कर देते हैं, एरिया भी फिक्स कर देते हैं। तो कुल मिला के हम क्या देखेंगे, तो ये जो अपने पास LHS में है, ये पूरी की पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, एक कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट का अपन ने नाम क्या रखा, रेजिस्टेंस। तो इस पूरे को रिप्लेस कर दिया अपन ने किससे, R से। तो ये आपको बन गया R इज इक्वल टू V/I। तो इस I को इधर ले जाओ तो हमारे पास V इज इक्वल टू क्या हो गया, IR। तो यहीं से हम बोल देंगे V प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये जो पूरी चीज़ है ना, ये ml/n² 8O, इसी को अपन क्या बोल रहे हैं बेटा, रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला निकल के आया, R इज इक्वल टू ml/ne² A τ। यहाँ पे रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होगी, रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द मटेरियल टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। कोई भी मटेरियल है, उसमें से करंट पास करता है, तो वो मटेरियल उसको कितना अपोज करता है, उसी चीज़ का नाम क्या है बेटा, रेजिस्टेंस। ओके, तो अब अपन ये देखते हैं कि ज़रा रेजिस्टेंस जो है ये कितनी बातों पे डिपेंड करता है। m तो होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो तो कांस्टेंट है। l होता है लंबाई, लेंथ। तो अब यहाँ से देख पा रहे हैं r जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, लेंथ के। पहला फैक्टर तो मिल गया। जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी वायर की, वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा। r इज़ प्रोपोर्शनल टू लेंथ। m तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो तो सभी मटेरियल में सेम होगा। फिर आता है n है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये हर मटेरियल के लिए अलग अलग होगी। तो हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस R डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। हर मटेरियल में n फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग होगी, तो रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा। फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी आपको रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। कौन सा एरिया, ये वाला एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी कि अगर एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। तो मोटा तार और एक पतला तार है अपने पास, है ना, पतले तार का एरिया कम होगा तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। एक ऐसे पतला सा तार बना दें अपन सेम लेंथ का, सेम नेचर का, तो हम क्या बोल पाएंगे, ये इस वाले वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है। E² तो कांस्टेंट है। टो है रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम खुद डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, तो हम बोलते हैं जो रेजिस्टेंस है इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑल्सो, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑल्सो, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इन चार बातों पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नेचर ऑफ द मटेरियल पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और R ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर से रिलैक्सेशन टाइम रिलेटेड है, तो इस वजह से रेजिस्टेंस हम टेम्परेचर के डिपेंडेंट बोलते हैं। अब इसमें एक चीज़ और समझते हैं बेटा अपन, जैसे अपने पास ये वायर है ना, ये वायर है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, और इस पे इसकी लेंथ है L और करंट चल रहा है ऐसे I। तो ये जो L है ना, दिस इज लेंथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये लेंथ है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट ऐसे चल रहा है तो इसके अलोंग ये वाली लेंथ हो जाएगी आपको। एरिया जो होगा बेटा वो करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, प्लीज़ पे अटेंशन। एरिया जो होगा वो करंट की डायरेक्शन के कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर। अब अगर मैं आपको एक इस तरीके का कंडक्टर दे दूं, ध्यान से समझना बेटा, ऐसा मैंने एक कंडक्टर आपको दे दिया, क्यूबॉइडल शेप का है, इसकी लेंथ है A, ब्रेड्थ है B, और इसकी हाइट मान लेते हैं अपन C, और हमारा करंट ऐसे चल रहा है इसमें से, ठीक है, ऐसे जा रहा है।
इसकी रेजिस्टिविटी है रो, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, या जो रेजिस्टेंस होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? लेंथ की अगर बात करूँ तो लेंथ कौन सी लूँगा मैं? लेंथ लूँगा ये वाली, क्योंकि करंट चल रहा है आपको ये ऐसा, तो एल आएगा आपको ए के बराबर। एल की वैल्यू किसके बराबर आएगी? ए। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन करंट के परपेंडिकुलर एरिया आपको ये वाला है, तो ये वाला एरिया आपको निकालना पड़ेगा। समझे मेरी बात को? तो अब ये एरिया कितना होगा? देखो ये सी है तो ये भी सी हो जाएगा, और ये वाला है ब्रेड्थ, तो बी इंटू सी, तो एरिया की जगह हम लिखेंगे बी इंटू सी। क्लियर हुई मेरी बात? ठीक है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? तो हमने 9-10 क्लास के अंदर ही पढ़ लिया था। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम, और इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं अपन, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट हो गई ओम, और ये चार बातों पे डिपेंड करती है। ऑल्सो हमें पता होना चाहिए एल का मतलब क्या होगा? लेंथ अलोंग द फ्लो ऑफ करंट, एंड ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ करंट, ठीक। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और समझते हैं आगे अपन, ध्यान दीजिएगा। तो हमने लिखा R इज इक्वल टू एम एल, ये तो आपको रट लेना अच्छे से, R इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। अब देखो बेटा, इसमें अगर अपन ध्यान से देखें तो एम एन ई स्क्वायर और टो, इनको किसी भी मटेरियल के लिए एट ए गिवन टेम्परेचर, किसी भी मटेरियल के लिए एट ए गिवन टेम्परेचर 1 2 3 4, ये चार चीज़ें तो कांस्टेंट है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मटेरियल आपने फिक्स कर दिया, मतलब एन भी आपको कांस्टेंट हो गया, ई स्क्वायर तो कांस्टेंट है इसी, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो टो भी कांस्टेंट हो गया। तो किसी भी मटेरियल के लिए एट एनी कांस्टेंट टेम्परेचर हम क्या बोल पाएंगे कि 1 2 3 4, ये चार चीज़ें फिर से क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। इन चारों को हम रिप्लेस कर देते हैं एक नए कांस्टेंट से, जिसको हमने बोला R इज इक्वल टू, इसकी जगह हम लिख रहे हैं रो एल अपॉन ए। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला थोड़ा सा हमने छोटा बना दिया, क्या बन गया? R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। नाउ व्हाट इज रो? रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। और रो का फॉर्मूला क्या होगा? रो इज इक्वल टू, आप ध्यान दो, हमने रो से किसको रिप्लेस किया है? एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये आपको रो है ना। तो रेजिस्टेंस का छोटा फॉर्मूला क्या है? रो एल अपॉन ए, और रो की वैल्यू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो। मैं तो कहता हूँ आप रेजिस्टेंस का ये वाला फॉर्मूला ऑन द टिप से याद रखना, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टो। एल और ए को छोड़ दोगे तो बाकी आपको चीज़ क्या बन जाएगी? रो बन जाएगी। अब रेजिस्टिविटी कितनी बातों पर डिपेंड करती है, चेक करते हैं। एम तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस पर तो नहीं करती, वो तो सभी के अंदर सेम होगा। एन है नेचर ऑफ द मटेरियल, है ना। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन, पहला फैक्टर निकल के आ गया, नेचर ऑफ द मटेरियल। मतलब गोल्ड की रेजिस्टिविटी अलग होगी, कॉपर की अलग होगी, सिल्वर की अलग होगी। एंड रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। दूसरा टाउ, टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम, वो खुद डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, तो ये हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो कुल मिला के रेजिस्टिविटी जो है वो दो बातों पे डिपेंड करती है, ये और ये, जबकि रेजिस्टेंस आपको 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो हमने अभी अभी देख ही लिया। अब हमारे लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी होता है, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी? हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है रेजिस्टिविटी, क्योंकि ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टिविटी एक यूनिक वैल्यू देती है आपको हर मटेरियल के लिए। जैसे गोल्ड की रेजिस्टिविटी अलग है, फिक्स है, सिल्वर की फिक्स है, कॉपर की अलग है, तो हर मटेरियल की एक रेजिस्टिविटी की वैल्यू यूनिक है, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू तो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करती है। तो जैसे मैं कॉपर के ही अलग अलग वायर लेके आ जाऊं तो इन सब का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, ठीक है। तो ऐसे तो बहुत सारे वायर अपन को देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इस सभी वायर की रेजिस्टिविटी क्या होगी बेटा? सेम होगी।
तो रजिस्टिविटी अगर मुझे पता है तो मैं रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ कैसे, R बराबर रो एल अपॉन ए, ये चीज़ मुझे पता है। तो मैं कोई भी वायर का टुकड़ा लाऊं आपको और बोलूं बताओ रेजिस्टेंस क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा, उसकी लेंथ कैलकुलेट कर लूँगा, एरिया कैलकुलेट कर लूँगा, रजिस्टिविटी पता है ही सही, एल अपॉन ए वैल्यू रख दूंगा, रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये एक यूनिक वैल्यू है, और लेंथ और एरिया तो चेंज होते रहते हैं, तो हम कैलकुलेट करके और इस फॉर्मूले में रख देंगे और हमें उसका रेजिस्टेंस मालूम हो जाएगा। ठीक है, देखो रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने का एक तरीका और होता है, जो हमारा फॉर्मूला है ना, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इसके अंदर अगर अपन देखो, इफ़ एल इज इक्वल टू 1 मीटर ले लें, लेंथ 1 मीटर ले लें और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर ले लें, तो दोनों को 1 यूनिट ले लिया अपन ने, तो रेजिस्टेंस किसके बराबर हो गया, रो, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे भी 1 आएगा, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया, रेजिस्टिविटी। यानी इसको ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल हुज लेंथ इज़ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ 1 मीटर स्क्वायर। यानी रजिस्टिविटी न्यूमेरिकली रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा उस मटेरियल का जिसकी लंबाई है 1 मीटर और एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब रजिस्टिविटी की यूनिट अगर हम देखें तो क्या आएगी, बहुत आसान। देखो रेजिस्टेंस की यूनिट अपन को पता है ओम, रजिस्टिविटी की पता लगा ली तो रो रहने देते हैं इसको, लेंथ होता है मीटर और एरिया होता है मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से मीटर गया और ये इधर चला जाएगा, ओम मीटर। तो रजिस्टिविटी की यूनिट ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ओम मीटर, ऐसा यूनिट। और रजिस्टिविटी केवल दो बातों पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर। क्लियर है मेरी बात? ओके, ठीक है। तो देखो रजिस्टेंस के फॉर्मूले से हम काफ़ी चीज़ें आसान कर देंगे अगर हमें ये फॉर्मूला याद होगा तो। आर इज इक्वल टू, रट लो इसको, तो एम एल अपॉन एन स्क्वायर ए टाउ। एक टर्म आएगी आपको कंडक्टेंस, ये केमिस्ट्री के अंदर भी आई होगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर अगर आपने ध्यान दिया हो तो कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से फिजिक्स में। और कंडक्टेंस इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, बहुत सिंपल सा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। अब देखो बेटा, मुझे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद है तो कंडक्टेंस का फॉर्मूला तो बहुत आसान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला था ये वाला, इसी को उल्टा करके लिख देते हैं, रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं, तो एन ई स्क्वायर ए टाउ बाय एम एल, ये आपको जी का फॉर्मूला आ गया। अब इसकी एसआई यूनिट भी निकालना बहुत आसान है। एसआई यूनिट क्या होगी, देखो 1 अपॉन आर है, आर की होती है ओम, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ओम, या फिर ओम इनवर्स। अब ओम इनवर्स, या फिर इसका एक और, इसकी एक यूनिट और है महो, एम एच ओ एच एम है ना ओम, इसको उल्टा, उसको उल्टा लिख दो आप, एम एच ओ महो। और साइमन, ये आप याद रखना क्योंकि कई बार उल्टा भी आ जाता है सवाल के महो किसकी यूनिट है, तो अभी ध्यान रखना है कंडक्टेंस की। ठीक है, ओम इनवर्स क्योंकि 1 अपॉन आर है, आर की ओम है तो 1 अपॉन ओम कर दिया मैंने, मतलब ओम इनवर्स हो गया। और इसको अगर उल्टा पढ़ेंगे तो एम एच ओ महो या फिर साइमन। इसी तरीके से एक और क्वांटिटी आती है अपने पास जिसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ये होता है बच्चों सिग्मा, और कंडक्टिविटी इज व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, दैट्स इट। तो रेजिस्टिविटी रो होता है तो कंडक्टिविटी सिग्मा क्या हो जाएगा, 1 बाय रो। ठीक है, 1 बाय रो। अब देखो यहाँ से अपन ने रो की वैल्यू भी निकाल ली थी, रो कितना आया था अपने पास, एल और ए को छोड़ दो तो बाकी जो भी है वो रो है, तो एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये आपको रो है। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रो, मतलब इसी को उल्टा करके लिख दो, यानी एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, ये आपको सिग्मा हो गया। सिग्मा माने कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी।
देखो राइमिंग वर्ड ही है ये, लास्ट में क्या आ रहा है, विटी, कंडक्टिविटी, और ये आ रहा है रजिस्टिविटी। इधर आ रहा है कंडक्टेंस, इधर आ रहा है रजिस्टेंस, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप, राइमिंग वर्ड से ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब इसकी यूनिट क्या होगी सिग्मा की, अब देखो रजिस्टिविटी की यूनिट अपन को याद है, तो इसकी सिग्मा की यूनिट क्या हो जाएगी, रजिस्टिविटी की होती है ओम मीटर, तो हमने लिखा 1/ओम इंटू मीटर, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इसकी यूनिट बन गई सिग्मा की। अच्छा एक चीज़ और देखो, ओम इनवर्स तो मो के बराबर भी होता है, तो इसकी एक यूनिट और हो गई मो मीटर इनवर्स, या फिर साइमन भी तो होता है, तो साइमन मीटर इनवर्स, ये इसकी बेटा क्या हो गई, यूनिट्स हो गई। रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, तो अगर रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो कंडक्टिविटी कम होगी, है ना, और इसी तरीके से उल्टा चलेगा इधर भी। तो ये फॉर्मूले हैं, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल बस एक ये रजिस्टेंस वाला याद कर लोगे तो ऑटोमेटिक सब कुछ इजी आपको लगेगा। चलिए अब अपन समझते हैं बेटा माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो जो हमने पढ़ा था V = IR, ये होता है मैक्रोस्कोपिक फॉर्म, और एक माइक्रोस्कोपिक फॉर्म भी होती है ओम्स लॉ की, तो वो देखते हैं कैसे आएगी। तो आप यहीं से स्टार्ट करो, V = क्या होता है IR, ठीक है, तो हमने इसको लिखा V = I, और R की जगह लिखा रो L/A, बिल्कुल लिख सकते हैं अपन। अच्छा अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा हुआ है E = क्या होता है, V/L होता है, बिल्कुल होता है सर। तो V की जगह क्या लिखा ही आ सकता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ध्यान देना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो EL, तो V की जगह आ जाएगा EL, तो इस V की जगह मैंने लिखा EL = I रो L/A। यहाँ से ये वाला L और ये वाला L हो गया कैंसिल, इस रो को मैं नीचे ले आता हूँ, तो E/रो = I/A। अच्छा देखो अभी अभी अपन ने पढ़ा सिग्मा क्या होता है, 1/रो होता है, यानी ये 1/रो की जगह तो सिग्मा आ जाएगा, और I/A क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया, ये होता है J, करंट डेंसिटी। तो इसको मैंने लिखा 1/रो की जगह, ये देखो 1 है यहाँ पे, 1/रो की जगह तो सिग्मा आ जाएगा, तो सिग्मा E = I/A क्या हो गया J, तो J बराबर सिग्मा E, आपको क्या होता है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। वेक्टर में फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, तो J वेक्टर = सिग्मा E वेक्टर, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, तो J वेक्टर = सिग्मा E वेक्टर, इस एक्सप्रेशन को अपन बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है बेटा, तो अपन ने इस लेक्चर में ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, सारी चीज़ें। यहाँ पर मैं एक बार और आना चाहूँगा, 1 मिनट के लिए आप सुनना। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी मटेरियल है तो उसकी रेजिस्टिविटी तो फिक्स है रो, इस तरीके से इसका डायमेंशन है। अगर करंट ऐसे चल रहा है बेटा, तो ओ मुझे इसका रेजिस्टेंस लिखना है मटेरियल का इस सिचुएशन पे, तो मैं कैसे लिखूँगा, R1 = रो, लेंथ क्या हो जाएगी इसमें, लेंथ होती है अलोंग द फ्लो ऑफ करंट, तो ये हो जाएगा A, तो रो A/एरिया, एरिया कौन सा ले रहा था, जो करंट के परपेंडिकुलर है, ये वाला एरिया क्या था, BC, ठीक है। अगर करंट ऐसे चलता, सपोज ये टॉप फेस से ऐसे आता और ये फिर इधर से जाता, तो ऐसे अगर करंट चलता मेरा, तो इस वायर, इस मटेरियल का रेजिस्टेंस में आप कैसे लिखता, R2 लिखता, तो रो रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगी, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी लेंथ, क्योंकि करंट इसके अलोंग चल रहा है, ऐसे टॉप से बॉटम पे आ रहा है, तो ये वाली लेंथ हो जाएगी, ठीक है। लेंथ इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो ये टॉप से बॉटम पे जा रहा है, तो कितनी लेंथ कवर कर रहा है, C, तो C लिखूंगा यहाँ पे, अपॉन एरिया कौन सा लूँगा, जो करंट के परपेंडिकुलर है, मतलब अब ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया क्या होगा, देखो ये AB है ना, तो ये भी AB होगा, तो AB, तो कुल मिला के बात हम ये बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। 4 बातों पे तो करता ही है, साथ के साथ इस पर भी डिपेंड करता है कि जो हमारा करंट है वो किस डायरेक्शन में चल रहा है। अगर ऐसे चलेगा तो करंट वो रेजिस्टेंस
अलग आएगा और ऐसे चलेगा तो रेजिस्टेंस अलग आएगा। चलिए ओम्स लॉ के बारे में थोड़ी सी और बातें अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर जानेंगे और फिर क्वेश्चंस लेंगे धीरे धीरे, और इतना इतना आप लोग कवर अप रखना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।